किसी भी देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप उस देश पर सीधे तौर पर आक्रमण कर दें और फिर वहां पर अपना शासन स्थापित करें, जैसा कि पुराने समय में होता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया और भी विश्व के कितने ही देशों को कॉलोनाइज किया। तो अब आजकल के समय में यह आक्रमण करके शासन स्थापित करने वाला फंडा तो चलता नहीं, तो इसलिए आजकल के समय में विकसित देश दूसरे तरीके का प्रयोग करते हैं, भारत जैसे विकासशील देशों को बाहर से ही बैठकर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल करने की। और ये दूसरा तरीका क्या है, ये बेहद खतरनाक है। दूसरा तरीका ये है कि मीडिया तंत्र के माध्यम से, मीडिया कंट्रोल के माध्यम से और तमाम तरीके के प्रचार तंत्र के साधनों के माध्यम से ये देश तमाम तरीके का प्रोपोगंडा फैलाते हैं, और जिससे ये दूर बैठे बैठे ही भारत जैसे विकासशील देशों में जो पब्लिक ओपिनियन है, यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के मीडिया में किन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, किन मुद्दों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, कौन से मुद्दे पॉलिटिकल इश्यूज, इलेक्शन में इश्यूज बनने चाहिए, कौन से नहीं बनने चाहिए, तो दूर बैठे ही रिमोट कंट्रोल से ये विकसित देश ये सब निर्धारित करते हैं। और यही दूसरा तरीका है भारत जैसे विकासशील देशों को नियंत्रित करने का। तो ये एक प्रकार की टूल किट बन जाती है, और इसीलिए ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समय में भारत में जो भी राजनीतिक माहौल होता है या फिर जो भी पब्लिक ओपिनियन होता है तमाम तरीके के मुद्दों को लेके, तो ये पब्लिक ओपिनियन निर्धारित होता है अमेरिका की संसद से, अमेरिकी पार्लियामेंट से, या फिर ब्रिटेन, कनाडा जैसे दूसरे विकसित देशों की पार्लियामेंट से। वहां की पार्लियामेंट्स में इस बात को लेकर एजेंडा सेटिंग होती है कि भारत में कौन से इश्यूज मुद्दे बनेंगे और कौन से इश्यूज मुद्दे नहीं बनेंगे। पिछले कुछ समय से हम एक पैटर्न देख रहे हैं अपने देश में कि जो भी हमारे आंतरिक मुद्दे हैं, फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर सीएए का मुद्दा हो या फिर कॉलेज और स्कूलों में हिजाब बैन का ही मुद्दा क्यों ना हो, इन सभी मुद्दों को किसी ना किसी तरीके से इन विकसित देशों की पार्लियामेंट में, संसद में घसीटा जाता है, और कोई ना कोई मेंबर इनके बारे में बोलना शुरू करता है, इन मुद्दों को उठाया जाता है और फिर इन पर डिबेट होता है या फिर इनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पारित होता है। तो ये इस तरीके से फिर ये बहुत जोर शोर से न्यूज बन जाती है पूरी दुनिया में कि फलाना देश में ब्रिटेन ने, अमेरिका ने भारत में जो अल्पसंख्यकों के साथ होता है या इसके साथ उसके साथ इस प्रकार का मुद्दा उठाया। तो इससे फिर भारत को एक प्रकार से ब्लैकमेल किया जाता है इन मुद्दों के माध्यम से, और फिर भारत को एक अल्टीमेटम दिया जाता है इन तथाकथित विकसित देशों द्वारा कि देख लो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, तुम्हारा जो तुम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर रहे हो और तुम्हारा इस मामले में रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो एक प्रकार से भारत को हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है भारत को ब्लैकमेल करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। तो आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हाल ही में अमेरिका का एक शहर है सिएटल, जो कि वॉशिंगटन स्टेट में है। तो सिएटल में एक कानून पास हुआ, एक लॉ पास हुआ कि अब सिएटल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बैन हो गया है। यानी जाति के आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो इस कानून के पास होते ही तमाम न्यूज आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में, और ज्यादातर न्यूज इस कानून को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, मील का पत्थर कह रही है। यानी कि बहुत ही सेलिब्रेटरी जेस्चर से मान रही है कि मानव अधिकारों के इतिहास में, मानव अधिकारों की संरक्षण के इतिहास में ये एक मील का पत्थर है और ये बहुत ही अच्छा कानून है जो कि रेप्लिकेट होना चाहिए दूसरे देशों में भी। और आपको कुछ इस तरीके की हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं कि सिएटल बिकम्स द फर्स्ट प्लेस आउटसाइड साउथ एशिया टू पास अ लॉ बैनिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इस तरीके की हेडलाइंस कि सिएटल बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बहरहाल अब मुद्दे पर आते हैं कि इस कानून में आखिर समस्या क्या है, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो जाहिर सी बात है कि ये गलत चीज है, सरासर गलत है, और इसे कोई भी आजकल के समय में तर्कसंगत नहीं ठहरा सकता। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का आज के समय में कोई औचित्य नहीं है और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। तो फिर अगर एक अमेरिकी शहर ने, एक अमेरिकी सिएटल सिटी काउंसिल ने, एक अमेरिकी शहर की काउंसिल ने अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक कानून पास किया है, तो फिर इसमें गलत क्या है, इसमें समस्या क्या है?
समस्या ये है कि ये कानून इनहेरेंटली हिंदू फोबिक है, यानी ये कानून कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शब्द का प्रयोग करके हिंदू अमेरिकन्स को टारगेट करता है, जो कि अमेरिका में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। और इस प्रकार से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिंगल आउट करके उन्हें टारगेट करना, अगर हम लेफ्ट लिबरल की भाषा का इस्तेमाल करें, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दें, तो ये एक माइनॉरिटी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी कानून है। जहां तक कास्ट शब्द या जाति शब्द की बात है, तो ये भारत के कॉलोनियल इतिहास से जुड़ा है। बहुत से राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा भी है कि कास्ट एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, या फिर अगर सीधे शब्दों में कहें तो जिस रूप में कास्ट को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर चित्रित किया जाता है कि भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, भारत में कास्ट का ये कंसेप्शन है, वो भारत की देन है ही नहीं, सनातन धर्म की देन है ही नहीं, बल्कि कॉलोनियल डिस्टॉर्शन ने कास्ट का वो स्वरूप, जिसे हम कह सकते हैं, प्रोड्यूस किया है, जिस प्रकार से कास्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाया जाता है। तो इसीलिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर इस प्रकार का एक लॉ बनाना, कानून बनाना, जबकि अमेरिकी संविधान में पहले से ही बहुत सारे कानून हैं जो कि हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, इस प्रकार का लॉ बनाना, ये उस कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट को, जो कास्ट का कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, उसको आगे ले जाना है और इनहेरेंटली हिंदू फोबिक है। तो सिएटल सिटी काउंसिल के इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ के पास होने पर अमेरिका के बहुत से हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया है और तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोहना नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका। तो सिर्फ लॉ पास होने के बाद ही नहीं, बल्कि काफी समय से ये लोग इस प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये लॉ हिंदू फोबिक है और इस प्रकार के कानून में क्या क्या समस्याएं हैं। तो हिंदू अमेरिकी संगठनों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस प्रकार के कोई कानून का अमेरिका में कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जहां तक हिंदू अमेरिकन सोसाइटी का सवाल है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इस समाज में, इस सोसाइटी में है ही नहीं, यानी ये सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र है और लेफ्ट लिबरल की एक टूल किट है हिंदू अमेरिकन को टारगेट करने के लिए, ताकि 24 घंटे उन पर एक प्रकार की विजिलेंस रहे, और ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, एक टूल किट है और कुछ नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितने भी हिंदू अमेरिकी हैं, अधिकतर उनमें से हिंदू अमेरिकी जो डायस्पोरा है, वो वही लोग हैं जो कि अमेरिका में ही जन्मे हैं, अमेरिका में ही पले बड़े हैं। तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ दूर दूर तक जाति के आधार पर इस प्रकार का कोई कंसेप्शन है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो दूर की बात। और उनके जो आज की जनरेशन के लोग हैं, जो वहाँ की यंग जनरेशन है, तो उनका कहना है कि यंग जनरेशन की तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनके संदर्भ में, हिंदू अमेरिकन के संदर्भ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज करके इस प्रकार का लॉ बना है, यानी कि एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है यहाँ पे कि हिंदू अमेरिकन जो है वो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, कि हिंदू अमेरिकन जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूटीनली प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर कोई भी आउटसाइडर इसके बारे में न्यूज़ पढ़ेगा कि ऐसा कोई लॉ अमेरिका के एक शहर में पास हुआ है जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करता है, तो जाहिर सी बात है, जहाँ कास्ट शब्द आता है वहाँ उनके दिमाग में भारत आता है, और वहाँ पे उस व्यक्ति के दिमाग में ये छवि बन जाएगी कि हिंदूज, चाहे वो अमेरिका में हो या भारत में हो या किसी भी देश में हो, ये लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए हिंदू अमेरिकी संगठनों का मानना है कि ये लॉ इनहेरेंटली हिंदू फोबिक है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर ये हिंदुओं में ही आपस में फूट डालने की कोशिश करता है और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरोध में ही ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। बल्कि हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन का तो यहां तक कहना है कि ये नया कानून, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड जो लॉ बनाया गया है, ये अमेरिकी संविधान द्वारा सभी समुदाय के लोगों को दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनकी अवहेलना करता है। यानी कि अमेरिकी संविधान ने, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक, अमेरिकी संविधान सभी कम्युनिटीज को ये अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अलग तरीके का व्यवहार, कोई भी डिस्पैरेट व्यवहार, कोई भी डिस्पैरेट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसके धर्म के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, या फिर उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन के आधार पर, या फिर उसकी एथनिसिटी के आधार पर। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदूज को या फिर साउथ एशियंस को सिंगल आउट करके इस प्रकार उनकी एथनिसिटी के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर जाति शब्द का, कास्ट शब्द का यूज करके ये कानून बनाना जो है, ये अमेरिकी संविधान के भी विरोध में जाता है, उसका उल्लंघन करता है, ऐसा हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन का कहना है।
तो अब हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार लेफ्ट लिबरल लॉबी इस प्रकार से हिंदू अमेरिकन को टारगेट क्यों कर रही है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हिंदू अमेरिकी डायस्पोरा विश्व की सबसे संपन्न और शक्तिशाली डायस्पोराज में से एक है। यानी जितने भी अमेरिकन, जितने भी हिंदू अमेरिकन हैं, उन्होंने इतनी उन्नति की है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में। आप तमाम कंपनीज देख लीजिए अमेरिका की, तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पोस्ट में सीईओ के पद पर हिंदू अमेरिकन ही कार्यरत हैं। या फिर राजनीतिक स्फीयर देख लीजिए, जो पॉलिटिकल स्फीयर है, उसमें भी हिंदू अमेरिकन का हस्तक्षेप है, उनकी दखलंदाजी है। और अमेरिकी राजनीति में भी हिंदू अमेरिकन की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही, चाहे वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हो या फिर लेफ्ट लिबरल लॉबी के लोग। तो इसीलिए हिंदू अमेरिकन की इस बढ़ती पावर पर, उनकी इस बढ़ती सक्सेस पर अंकुश लगाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ये कास्ट कार्ड खेल रहे हैं और इस प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का लॉ बनाया गया है उनको टारगेट करने के लिए। अब हम बात अगर सिएटल की करें, जिस शहर में ये लॉ बनाए, जिस शहर में कानून पारित हुआ है, तो सिएटल एक टेक सिटी मानी जाती है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर्स सिएटल में है। फिर चाहे हम अमेजोन की बात करें, अमेजोन के हेडक्वार्टर्स सिएटल में है, और भी तमाम टेक्नोलॉजी बिग टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स सिएटल में है। और जो साउथ एशियन डायस्पोरा है सिएटल की, 1.5 लाख से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हिंदू अमेरिकी लोग सिएटल में रहते हैं और इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में वो तमाम प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। तो एक प्रकार से सिएटल में ये लॉ बना के जो टेक इंडस्ट्रीज में हिंदू अमेरिकन हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि सिएटल सिटी काउंसिल एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ के माध्यम से हिंदुओं को किस प्रकार से टारगेट किया जाएगा, उन्हें कैसे परेशान किया जाएगा। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये लॉ इतना वेग है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्या और किस बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाएगा, इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। बहुत ही वेग है। तो इतना वेग है कि इसका प्रयोग करके कोई भी हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को टारगेट कर सकता है कि इसने मेरे खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है और इसलिए इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ सिर्फ इतना कहता है कि हर प्रकार के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रतिबंधित करते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में, या फिर ऑफिसेज में हो, वर्क प्लेस में हो, तमाम कंपनीज में, बिजनेसेस में, या फिर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में, कहीं भी अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो तो हम उसको बैन करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतना वेग है और वर्चुअली पब्लिक लाइफ का हर स्फीयर कवर करता है ये लॉ, तो और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन नहीं किया गया है कि वो है क्या। तो इस लॉ के आधार पर जो हिंदू फोबिक फोर्सेस है, जो हिंदू, कोई भी अगर हिंदू फोबिक व्यक्ति है तो वो इस लॉ का दुरुपयोग कर सकता है किसी भी इंडियन अमेरिकन को फंसाने के लिए, उसका करियर खराब करने के लिए और उसकी छवि धूमिल करने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई हिंदू अमेरिकन है जिसका एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और वहां सिर्फ वेजिटेरियन खाना सर्व किया जाता है। तो अब कोई वहां पे नॉनवेज खाने की अगर मांग करेगा, उसको नहीं दिया जाएगा, तो वो कल जाके कह सकता है कि क्योंकि मैं दलित हूं और ये सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, मैं दलित हूं, मैं नॉनवेज भी खाता हूं, तो मेरे खिलाफ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे नॉनवेज खाना नहीं ऑफर किया जा रहा है। ये सुनने में बहुत हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है वो इसी तरीके की बेतुकी, बेसिर पैर की दलीलें देकर इस लॉ का दुरुपयोग कर सकती है। और इस लॉ का दुरुपयोग इस प्रकार से होगा भी अमेरिका में भारतीय हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय हिंदुओं के विरोध में। या फिर इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए कोई हिंदू अमेरिकन किसी बड़ी टेक कंपनी का सीईओ है और वो ले ऑफ्स कर रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाल रहा है, जो भी उसके पीछे की वजह हो, या फिर किसी एक व्यक्ति को ही निकाल रहा है क्योंकि वो व्यक्ति इनकम्पिटेंट है, या जो भी ऑफिशियल वजह हो, तो इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा इशू बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है कि चूंकि वो व्यक्ति दलित है इसलिए उसे निकाला जा रहा है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे इस लॉ को हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी के विरोध में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये लॉ जो है, ये जो कानून है, वो एक प्रकार से वहाँ की सरकार को, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को, हिंदू फोबिक फोर्सेस को ये अधिकार देता है कि 24 घंटे हिंदुओं पर नजर रखी जाए, उन पर एक प्रकार की नजरबंदी हो, उन पर विजिलेंस की जाए कि वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे बात करते हैं, उनके क्या विचार है, उनका क्या रहन सहन है। यानी उनकी पूरी संस्कृति को ही नष्ट करने का प्रयास किया जाए, उनकी पूरी संस्कृति पर, उनके कल्चर पर, उनकी धार्मिक आस्थाओं पर, हर चीज पर हमला बोला जाए। हर चीज जो है वो हर चीज पर एक प्रकार का विजिलेंस होगा।
राजीव मल्होत्रा जी ने अपनी पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा में भी इस बात को बड़े विस्तार से समझाया है कि किस प्रकार से आज के समय में कास्ट का प्रयोग एक टूल किट की तरह हो रहा है हिंदू विरोधी ताकतों द्वारा, लेफ्ट लिबरल लॉबी के द्वारा, और वोक फोर्सेस भारत को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए, खोखला करने के लिए कास्ट का प्रयोग एक टूल किट की तरह कर रहे हैं। फिर चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या अमेरिका के दूसरे विश्वविद्यालय, यहाँ पर तमाम कास्ट से संबंधित ऊट पटांग उल जलूल स्टडीज स्पॉन्सर की जाती हैं, और फिर इन स्टडीज के आधार पर भारत में कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर क्या है, उस तरीके की बातें कही जाती हैं, उस तरीके की तमाम रिसर्चेस की फंडिंग होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कास्ट का नाम लेकर भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता है। हाल ही में एक किताब भी आई थी, उसका नाम तो मैं भूल गई, लेकिन उस किताब में तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं आईआईटीज के बारे में, जो कि भारत के प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। और किताब में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी गई हैं कि आईआईटीज में बाकायदा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि आईआईटीज के जो टीचर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो वहाँ के लोअर कास्ट स्टूडेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनको प्रेफरेंस नहीं देते, और तमाम तरीके की इस तरीके की ऊल जलूल बकवास जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, सिर्फ कुछ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के आधार पर इस प्रकार की एक किताब लिखी गई है। और जो कि सबसे हैरानी की बात है कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक ने ये किताब छापी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो कास्ट का प्लॉय है, जिसको टूल किट की तरह भारत के खिलाफ जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नैरेटिव अब कितनी दूर तक फैल चुका है, कितनी दूर तक विस्तृत हो चुका है। और जो सिएटल में ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके ये लॉ बना है, हमको उसको भी इसी परिपेक्ष में देखना चाहिए, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हिंदूज के अमेरिका में जो बढ़ता वर्चस्व है और जो उन्होंने अपनी पोजीशन अपनी मेरिटोक्रेसी पे हासिल की है, किसी फेवर के आधार पर या किसी मैनिपुलेशन के आधार पर नहीं हासिल की, बल्कि अपनी खुद के हुनर के आधार पर हासिल की है, कितने वर्षों तक स्ट्रगल किया है, तो अब जाके वहाँ की हिंदू डायस्पोरा जो संपन्न है, पावरफुल है, तो उसको काटने के लिए, उनकी इस पावर पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार के ये गेम खेले जा रहे हैं कास्ट की आड़ में। तो अब हम आखिर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि जो सिएटल सिटी काउंसिल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का लॉ पास हुआ है, इसके पीछे हाथ किसका है, यानी इस रेजोल्यूशन को आके टेबल किसने किया। श्यामा सामंत नाम की एक भारतीय मूल की काउंसिलर हैं, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया सिएटल सिटी काउंसिल में। और आप अगर इससे जुड़ी न्यूज़ देखेंगे, इस लॉ के पास होने से जुड़ी जो भी आप न्यूज़ देखेंगे, तो उसमें कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में इस बात को रेखांकित किया गया है बोल्ड में कि श्यामा सावंत जो है वो एक अपर कास्ट हिंदू है। तो यहाँ पर एक वही राजीव मल्होत्रा जी वाली बात आ जाती है, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में कई बार कही है कि किस प्रकार से ये जो वोक लेफ्ट लिबरल मीडिया का नैरेटिव है, ये बड़ी चालाकी से, बड़ी कुशलता से हिंदुओं के विरोध में हिंदुओं को ही खड़ा करता है। तो श्यामा सावंत एक अपर कास्ट हिंदू है, तो इससे इस बात को एक प्रकार का बल मिल जाता है कि चूंकि ये आरोप एक अपर कास्ट हिंदू लगा रहे हैं अमेरिकी हिंदुओं पर कि अमेरिकी हिंदू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये बात तो सही होनी चाहिए, क्योंकि कोई अंग्रेज ये आरोप नहीं लगा रहा, कोई दलित नहीं लगा रहा, बल्कि अपर कास्ट हिंदू एक आरोप लगा रहे हैं। तो किस प्रकार से ये नैरेटिव जो है वो भारतीयों को भारतीयों के विरोध में ही खड़ा करता है, उनमें आपस में फूट डालता है। तो अब आते हैं इस बात पर कि किस आधार पर, किन स्टडीज के आधार पर भला ये इस निष्कर्ष पर श्यामा सावंत पहुंची और किस आधार पर ये रेजोल्यूशन पारित हुआ। तो इनके पास कोई दूसरी रिसर्च नहीं है, बल्कि कोई भी हिंदू अमेरिकी ग्रुप्स के अनुसार कोई भी अमेरिका में ऐसी रिसर्च नहीं हुई है, कोई भी ऐसा सर्वे नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी में किसी भी प्रकार का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। कोई भी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ है। तो जिस रिसर्च के आधार पर श्यामा सावंत ने ये रेजोल्यूशन टेबल किया, वो इक्वालिटी लैब्स द्वारा कंडक्टेड तथा कथित एक सर्वे है। अब अगर आप इक्वालिटी लैब्स की वेबसाइट पर जाएंगे, तो इस वेबसाइट पर जो लिखा है वो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल हिंदूफोबिक ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होने की भी जरूरत नहीं है समझने के लिए कि इनहेरेंटली हिंदूफोबिक ऑर्गेनाइजेशन। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और बिल्कुल कॉमन सेंस अप्लाई करके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक हिंदूफोबिक है, क्योंकि जो भी उनकी वेबसाइट पे लिखा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ यही सब कुछ लिखा है वेबसाइट पे। वेबसाइट देख के पढ़ के किसी को यही लगेगा कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सब तरीके की बुराइयां हैं, इतनी निंदा की गई है, सारी जो दिक्कतें हैं, समस्या हिंदू धर्म में है और बाकी धर्म जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार की एक बायस, जिसको हम कह सकते हैं रिडिकुलसली बायस, कि नॉन बायस्ड होने का कोई नाटक भी नहीं किया, ऐसी वेबसाइट है। तो
ऐसी वेबसाइट द्वारा किए गए सर्वे को भला कोई गंभीरता से कैसे ले सकता है। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो इक्वालिटी लैब्स करके ये जो दलित तथाकथित दलित राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फंडिंग जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा होती है। तो ये सभी तार आप अपने आप आपस में जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ये है। और इसी की वेबसाइट पर ही आपको ये तथाकथित रिसर्च दिख जाएगी हिंदूज इन अमेरिका वाली, जिसमें तमाम तरीके की परसेंटेज दी गई हैं कि इतने परसेंटेज दलित्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और ये हुआ वो हुआ, लेकिन कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं दी गई है उस पर कि किस प्रकार से रिसर्च कंडक्ट हुई। और फिर वही बहुत सारी बातें कही गई हैं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त कि ये होता है और इस प्रकार से जो अपर कास्ट हिंदूज है अमेरिका में वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फलाना ढिमकाना। तो खैर इसी रिसर्च के आधार पर, इस सोल रिसर्च के आधार पर इतना बड़ा कानून बन गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सिएटल सिटी काउंसिल में। तो हिंदू अमेरिकी संगठनों का यही कहना है कि भला ऐसी फर्जी रिसर्च के आधार पर कोई ये कानून कैसे बना सकता है, किस प्रकार से बना सकता है। और मेरा भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है, क्योंकि अगर रिसर्च हो रही है, कोई वास्तविकता में कोई सर्वे हो रहा है, तो किसी निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन को वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। जब आपको दिख रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बायस्ड है, तो जाहिर सी बात है उसकी रिसर्च मोटिवेटेड तो होगी। तो उसके आधार पर आप हिंदुओं को टारगेट करके इस प्रकार का ब्लेटेंट कानून कैसे बना सकते हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, वो भी तब जब वो आपकी कंट्री में एक माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। आप फर्ज कीजिए कि भारत में अल्पसंख्यकों के विरोध में एक कोई इस प्रकार का कानून बने, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हो, तो किस प्रकार का हो हल्ला मचेगा और कैसे जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत के पीछे चला जाएगा। जबकि यही चीज अमेरिका में हो रही है, अमेरिका के हिंदू अल्पसंख्यकों के विरोध में ये कानून बना रहे सिएटल सिटी काउंसिल। तो इसे हेल किया जा रहा है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है और मानवाधिकार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो आप हिपोक्रेसी खुद देख सकते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोगों को शायद ये लग सकता है कि अमेरिका के एक शहर में एक कानून बना, एक सिटी काउंसिल ने एक कानून पास किया, तो भला भारत में हम जो बैठे हैं इससे हमारा क्या सरोकार है, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। कहीं हम चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं प्रस्तुत कर रहे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको इस नैरेटिव को समझना होगा और ये बेहद खतरनाक है और आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है ये। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड इक्वालिटी लैब्स, इसका जो ये पूरे इसका इस प्रकार से इसके टेंटिकल्स फैले हुए हैं और इसका काम ही है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना और इस क्षेत्र में काम करना। तो सिएटल तो बस एक पहला शहर है अमेरिका में जहां पर इस तरीके का कानून बना है, लेकिन उसके अलावा अमेरिका के 8-9 शहर ऐसे भी हैं, दूसरे 8-9 शहरों में भी इस प्रकार के जो रेजोल्यूशन है वो या तो टेबल हो चुके हैं या उनको स्पॉन्सर करने की तैयारी चल रही है। तो अब फर्ज कीजिए कि अमेरिका के इन दूसरे 8-9 शहरों में भी अगर इस प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके लॉ बन गया, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हिंदू कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और फिर दूसरे देशों से भी मांग उठने लगे वहां के हिंदू विरोधी फोर्सेस द्वारा कि नहीं, हमें भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ चाहिए अपने यहाँ। तो आप सोच सकते हैं कि इससे भारत की जो छवि धूमिल होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो अलग बात है, लेकिन भारत पर आंतरिक रूप से कितना दबाव पड़ेगा। और जो इस समय हालात हो रहे हैं, जो हिंदू विरोधी हालात इस समय है और जो हिंदुओं की स्थिति है वो बद से बदतर होगी। और जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो लेफ्ट लिबरल कबाल यहाँ पे पूरा एक्टिव है, उसको और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इस बात से। तो इसीलिए नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम इस नैरेटिव को समझें और हर नैरेटिव के जड़ में एक पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना ही होता है। लोग कैसे सोचते हैं, क्या पब्लिक ओपिनियन है, सारे लेफ्ट लिबरल मीडिया आउटलेट्स उसको इन्फ्लुएंस करने का ही काम करते हैं। तो हमारा सबसे पहला दायित्व ये है कि हम खुद इस नैरेटिव को समझें और फिर दूसरे लोगों को भी समझाएं। यानी ये जो बातें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो काउंटर नैरेटिव हम तैयार कर रहे हैं, उसका जितना ज़्यादा हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं दूसरे लोगों के बीच करें, ताकि पब्लिक ओपिनियन बदले। और यही उस नैरेटिव को काउंटर करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।